नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जो उस समय का सबसे ज्यादा लग्जरियस जहाज था। वो निकल रहा है अपने सफर पर। ये सफर होने वाला है साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क का। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के एक्टर्स और इमिग्रेंट्स तक जो कि अमेरिका जा रहे हैं बेटर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले हुए है एडवर्ड जॉन स्मिथ, सीनियर कैप्टन। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में इस शिप की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। फिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 169 मीटर्स लेंथ और उसकी लंबाई 50 मीटर से भी ज्यादा कि इस शिप में जो फैसिलिटीज है और जो लग्जरी है वो भी दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। अगर इन्फ्लेशन को साथ में लेकर चलोगे तो उसकी करीबन अभी की कॉस्ट होगी $400 मिलियन। ये इतना महंगा क्यों? लेकिन जो शिप के अंदर की फैसिलिटीज थी वो किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे ऐसी, जिनमें स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, तो बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम और एक स्क्वॉश कोर्ट, बार्बर शॉप्स, रेस्टोरेंट एंड लाइब्रेरीज। जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, ऐसी चीजें जो उनको अनसिंकेबल बना देती है, यानी वो शिप डूब ही नहीं सकती। यानी बहुत ज्यादा सेफ। और व्हाइट स्टार लाइन जो कंपनी थी उसने इसको बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट यानी फ्रैंकलिन, जो कि इतना विश्वास रखते थे कि ये शिप सक्सेसफुल है, अपने पहले सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद इसको वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली वार्निंग, आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो जाती है। जिस अटलांटिक ओशियन में ये जहाज आगे बढ़ रहा है अमेरिका की तरफ, उस ओशियन में बड़े बड़े आइसबर्ग्स मौजूद है। ये वार्निंग्स कोई इतनी अनयूजुअल थिंग नहीं है। समंदर से गुजरने वाला हर जहाज रेडियो के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होकर मैसेजेस पास करते हैं कि आगे आइसबर्ग है, संभाल के। और फिर टाइटैनिक को भी ऐसे ही सिग्नल्स मिलते रहे। उसने अपने 2 बार कोर्स चेंज किया लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स, वो की बराबर होता है 40 किलोमीटर पर आवर के। इतनी स्पीड से ये आगे बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 के दिन और 7 वार्निंग्स आ जाती है आइसबर्ग्स के रिलेटेड, लेकिन स्टीव स्मिथ और उनका क्रू इस वार्निंग्स को इग्नोर करता है। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते और सूरज ढल जाता है, तापमान नीचे गिरने लगता है। और ये 14 अप्रैल की रात ऐसी थी कि जिस दिन मून नहीं था और ब्लू मून की लाइट्स भी नहीं थी, यानी विजिबिलिटी कम हो रही थी। जहाज के सामने एक क्रोज नेस्ट होता है जहाँ पे बैठ के विजिबिलिटी का ध्यान रखा जाता है। जहाज के सामने वाले ऑब्स्टेकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है। ठंडी हवाओं के कारण ऊपर बैठकर चेक करना पॉसिबल नहीं था। ठंडी हवाओं से बचना। और ऐसे ही समय में फ्रैंकली नाम का एक क्रू मेंबर वहां पे बैठा हुआ था। तकरीबन 11:30 बजे वो देखता है कि अपने सामने Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that could sink. It sank very quickly. ये
आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। ये करीबन 200 बाय 400 फीट का था, यानी एक फुटबॉल फील्ड के इतना, और उसकी हाइट भी क्रो नेस्ट की तरफ आ रही थी। और इस वजह से उस जहाज के राइट साइड में डेंट आ गया। 10 मिनट तक वो जहाज उस आइसबर्ग से घिसता रहा। आप सोचोगे कि कैसे पॉसिबल है इतना सा आइसबर्ग और इतने बड़े लोहे को काट दिया। ये सेम गाड़ी और पेड़ की तरह है। जैसे गाड़ी को पेड़ से टकराकर चकनाचूर किया जा सकता है, वैसे ही दबाव और स्पीड का खेल यहाँ देखने को मिला। इस आइसबर्ग का वजन करीबन 1.5 मिलियन टन तक था। जहाज को लगी हुई चोट जन के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन एडवर्ड और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत ही पहुंच गए कि मैप को लेकर के इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। उनको एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि ये जहाज डूबने वाला है, और ये बात मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सेफ्टी फीचर्स इसको अनसिंकेबल बनाते थे। सेफ्टी फीचर था कि इसमें डबल बॉटम हल था, नीचे से 2 लेयर, एक टूट गई तो दूसरी बचा लेगी, और दूसरा था शिप की जो मेन बॉडी है उसको 16 अलग अलग वाटर टाइल कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, यानी एक में पानी भर गया तो दूसरा सेफ है। ऐसे में बहुत सारे 16 पार्टीशन देखने को मिलते थे। ये राइट साइड वाला इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बुरा था कि 7 बॉटम हल्स और वो सभी कंपार्टमेंट्स में से 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया था। साइड से तो कोई कोटिंग नहीं थी, तो उसमें भी पानी भर गया था। शिप के लिए बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मिड तो 4 की थी, तो ये इसमें 6 बॉटम्स भर जाने के बाद इसको बचाना मुश्किल था। ये अनसिंकेबल जहाज डूबने वाला था। 10 मिनट बाद एडवर्ड स्मिथ कैप्टन जो क्रू मेंबर्स को मैसेज भेजते हैं कि रेडियो से कनेक्ट करो आजू बाजू के शिप्स को, मैसेज भेजो कि ये शिप डूबने वाली है। क्रू के जैक फिलिप्स सीनियर रेडियो ऑपरेटर एक के बाद एक मैसेज भेजते हैं, हमारे कहानी के हीरो बन जाते हैं। लेकिन 20 मिनट बाद एक जहाज RMS कार्पेथिया इस मैसेज को पढ़ लेता है और क्रू मेंबर से बात करता है। ये जहाज वैसे तो पास था, लेकिन करीबन 107 किलोमीटर की दूरी पर था। अब इसे पहुंचने में टॉप स्पीड पे भी करीबन 3.5 घंटे लग जाते। 3.5 घंटे तक बचा रह सकता है। बाकी सब क्रू मेंबर्स रैकेट्स और फ्लेयर चलाते हैं कि सिग्नल्स भेजने के लिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एडवर्ड कहते हैं कि इनको इवैक्यूएट किया जाए, यानी शिप्स में बिठाया जाए, छोटी छोटी बोट्स में बिठाया जाए, और उन्हें भेजने का प्रोटोकॉल वो साइन करते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल के अनुसार पहले बच्चों और लेडीज को भेजा जाता है। लेकिन कुछ लोग भ्रम में थे कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, कैसे डूबेगा। फिर जब पहली बोट लाइफ बोट नीचे उतरी तो उसकी कैपेसिटी 65 की थी, लेकिन बैठे सिर्फ 28 थे। लेकिन धीरे धीरे समय के चलते वो जहाज डूबने लगा, वो टिल्ट होने लगा, ज़्यादा कंपार्टमेंट्स भरने लगे पानी से। पैसेंजर्स को समय के चलते रियलाइजेशन हुआ कि ये जहाज डूबने वाला है, तो उनको कियोस्क के चलते उन्होंने भगदड़ मचाना शुरू कर दिया। इधर उधर लोग भीड़ में भागने लगे। रात के 1 बजे जो शिप का बो है वो पूरा टिल्ट हो गया और वो पानी में डूबने लगा। उस वजह से पीछे का हिस्सा ऊपर आने लगा। लाइफ बोट्स के लिए झगड़ने लगे लोग, और कैपेसिटी लाइफ बोट्स की 20 की थी, यानी 20 ही लाइफ बोट्स थी। 1200 लोग उनमें जा सकते थे और शिप पे मौजूद थे 2200 लोग। करीबन 2:05 पे लास्ट लाइफ बोट उतारी गई और अभी भी शिप पे 1500 लोग बचे थे। कुछ लोगों ने लाइफ बोट्स के लिए झगड़ना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने भाग्य को मान लिया कि हम नहीं बचेंगे। विटनेसेस के अनुसार करीबन 2:30 बजे ये जहाज पानी में डूब गया और इसके 2 टुकड़े हो गए। ये अनसिंकेबल जहाज टूट गया। करीबन 3 घंटे भी नहीं लगे इस जहाज को डूबने में। 1500 लोग इस जहाज में मौजूद थे, वो तो कई पानी में शिप के साथ डूब गए और कई तैर के हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए, क्योंकि पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था और ऐसे समय में मौत ही है जो आपको बचा सकती है इस ठंडे पानी से। एडवर्ड स्मिथ तो ऐसा कहा जाता है कि वो क्रू पर बने रहे और बाद में
वो है शिप के साथ डूब कर मर गए। ये लोग ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने खुद को गोली मारकर जान दे दी। जो आरएमएस कार्पेथिया नामक जहाज था वो करीबन 3 या 4 बजे वहां पे पहुंचा और तब वह शिप पूरी नेस्तनाबूद हो चुकी थी। 705 लोगों को ये जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। ये लोग कोई टाइटैनिक के ऊपर जो थे वो नहीं थे, ये लोग थे लाइव बोट्स पर जो सरवाइव कर रहे थे। वो टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, इन्वेस्टिगेशंस कराई गई, कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई हैं को लेकर लोग शॉक्ड रह गए। और मैं आपको बताऊं कि वहां पर एक ऐसा जहाज मौजूद था, वो करीबन 37 किलोमीटर दूर था आरएमएस टाइटैनिक के, लेकिन जो कि बचाने के लिए पैसेंजर्स को सक्षम था, लेकिन उसका नाम था एसएस कैलिफोर्निया। जो आखिरी मैसेज था 11:15 का के रेडियो से कि इस फील्ड पे बहुत सारे आइसबर्ग्स मौजूद है, संभाल के रहना, ये मैसेज आया था एसएस कैलिफोर्नियन से। उसके बाद तुरंत ही कैलिफोर्नियन क्रू मेंबर ने उस जहाज को के रेडियो को बंद कर दिया। ये रीजन था कि कोई टाइटैनिक से कोई भी रेडियो मैसेज इस एसएस कैलिफोर्नियन के पास नहीं जा पा रहा था। लेकिन ये एसएस कैलिफोर्नियन इतना पास में था कि शिप में बैठे हुए, टाइटैनिक में बैठे हुए क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स इस जहाज को बैठकर देख पा रहे थे। टाइटैनिक पर बैठे हुए ऑफिसर्स कह भी रहे थे कि आगे वो जहाज है। जब वो बोट्स पर लोगों को बिठा रहे थे, वो बचाने आ जाएगा, कोई चिंता मत करो। टाइटैनिक से जो फायर क्रैकर्स उड़ाए गए थे, रॉकेट्स उड़ाए गए थे, उन्होंने देखे भी थे कैलिफोर्नियन क्रू मेंबर्स ने, लेकिन उन्होंने सोचा था कि इस पर अमीर लोग जाते हैं और वो सेलिब्रेशंस कर रहे होंगे उनकी पहली और ट्रिप का, जो कि इतने बड़े टाइटैनिक में है। स्टैनली लॉर्ड का ये एक स्टेटमेंट और उनकी ये सोच अगर थोड़ी भी सीरियस होती तो वो लोग बच जाते। जब ये सुबह रेडियो ऑन करते हैं तो उन्हें एसओएस कॉल्स मिलती है। वो वहां जाकर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां पे सिर्फ डेड बॉडीज मिलती है और कुछ भी नहीं। इसके बाद जो भी इंक्वायरीज हुई, इन सब का ब्लेम स्टैनली लॉर्ड पर आता है, लेकिन एक इंसान को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। इस इवेंट में और भी लोगों की गलतियां थी, जैसे कि कंपनी द्वारा सफिशिएंट लाइफ बोट्स रखी ही नहीं गई थी, क्योंकि ये उनके नजरिए से अनसिंकेबल जहाज था। सेकंड गलती थी इस शिप के कैप्टन की, जिन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स भी नहीं करवाए थे। उन्होंने कहा था ये तो इसको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। थर्ड गलती थी रॉबर्ट हिचिंस की, जो कि व्हील संभाले हुए थे और उन्होंने इंस्ट्रक्शन को ध्यान से ना सुनते हुए उस शिप को राइट में मोड़ लिया, जो कि लेफ्ट में मोड़ना था। उन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी तब ज़्यादा देर हो चुकी थी। अगली गलती हो सकती है जोसेफ ब्रोच की, जिन्होंने कैप्टन को कहा था कि इस शिप की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए थी। ये प्रेशर आया था कंपनी की तरफ से। ये एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे कि इस जर्नी को 6 दिन में ही कंप्लीट करना है। कंपनी दिखाना चाहती थी कि ये जहाज सबसे बड़ा और सबसे महंगा ही नहीं, सबसे फास्ट जहाज भी है। अभी छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो जिसे इस ऐसे इवेंट्स को रोका जा सकता है। उसी में से एक था कि स्मिथ ने एक लेटर लेकर गए थे कि ये जहाज आगे आइसबर्ग से संभाल कर चलना। तभी जोसेफ ने वो कागज फोल्ड करके जेब में रख दिया ताकि क्रू मेंबर्स को पता ना चले। ये स्पीड ना कम करना और ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स, इस वजह से इस इंडस्ट्री के हजारों रूल्स और रेगुलेशंस चेंज हो गए। नए रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स थे शिप के डायमेंशंस के लिए, शिप के रेगुलेशंस के लिए। 90s में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया, जो कि एक ऐसी संस्था थी जिसमें सब शिप्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती थी। नेम्स ऑफ आइसबर्ग्स दी जा सकती थी। नेशनल कन्वेंशन ऑफ लाइफ सेफ्टी एंड एट सी, इन्होंने नए रेगुलेशंस निकाले कि बोट्स का नंबर कितना होना चाहिए और एफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट्स उनमें होनी चाहिए। के जो रैकेज थी, ये जो जब जहाज ये डूबा होगा उसको ढूंढने के लिए करीबन 70 साल लगे। सितंबर 1985 में रॉबर्ट बैलर और मिचेल ने इस जहाज को ढूंढा था।
तकरीबन 3.8 किलोमीटर जमीन के नीचे ये जहाज था। दोनों टुकड़े इस शिप के समंदर के बेस में है और ये करीबन 600 मीटर एक दूसरे से दूर है। इतने सालों बाद ऑब्वियसली एनवायरनमेंट ने इस शिप को एरोड कर दिया और पहले ये ऐसी दिखती थी, अब ऐसे दिखती है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करीबन 2030 तक सभी बैक्टीरियाज इन मेटल फ्रेम्स को खा जाएंगे और ये डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन इस टाइटैनिक के रिलेटेड जो फैसिनेशन मेरे मन में है और आप सभी के मन में भी है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक है। क्लीव पाल्मर, अभी ये इतना एक्साइटमेंट कि क्लीव पाल्मर ने कहा था कि मैं एक एग्जैक्ट टाइटैनिक 2 बनाऊंगा जो कि वैसे ही फैसिलिटीज़ और फैसिनेटिंग चीज़ों से बना होगा और इस जहाज को उसी पाथ से लेकर जाएंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अभी लोग नहीं चाहते कि वो हो, क्योंकि उसमें वाईफाई नहीं होगा अगर वो उस ज़माने की तरह बनाया जाएगा। ये इवेंट्स होंगे, होते रहेंगे या फिर कुछ भी हो, लेकिन ये फैसिनेशन अबाउट टाइटैनिक बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो मेरी तरह आपको भी एक्साइटिंग लगा होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड